लास्ट क्लास में क्या पार्ट हुआ था? लास्ट में मैंने बताया था आपको एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सलाहकारी का मतलब ये होता है कि जो शक्तियां उच्चतम न्यायालय के द्वारा सरकार को दी जाती है, बट इज नॉट बाइंडिंग ओवर द गवर्नमेंट। ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। जो भी कोई बात नहीं, जो समस्या है आपको अगर देख पीछे गर्मी आ रही तो उसका समाधान हो जाएगा। अब क्लास में बात करने से टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमने आपकी बात सुन ली। क्या करें? अच्छा, डेली आप लोग बोलते हैं? अच्छा, तो न्यायिक व्यवहार का सीधा सा मतलब है कि एक तो न्यायपालिका का संविधान में काम लिखा गया है, और एक न्यायपालिका के जो रोज रोज निर्णय आ रहे हैं। तो जो संविधान में न्यायपालिका काम है वो अलग है, और जो न्यायपालिका का प्रतिदिन का निर्णय है वो अलग है। तो दैट इज जुडिशियल बिहेवियर। जुडिशियल बिहेवियर का मतलब है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका का जो व्यवहारिक वर्तमान में काम चल रहा है वही है न्यायिक व्यवहार। जैसे आप देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर इट वाज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इवॉल्व बाय जुडिशरी। राइट टू लाइफ जो गोपालन केस में था, मानेका गांधी केस तक कैसे गया, इट इज जुडिशियल बिहेवियर। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इट इज जुडिशियल बिहेवियर। इसका मतलब है कि बात को जुडिशियल बिहेवियर की देखिए तो हमारा संविधान ये बात करता है जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन की। लेकिन क्या ये बात इंपॉर्टेंट है कि जजेस की फिलॉसफी भी न्यायपालिका के व्यवहार को तय करती है? तो न्यायिक व्यवहार का मतलब है कि वेदर जजेस आर कंजर्वेटिव, दे आर प्रोग्रेसिव। तो जजेस के चेंज होने के बाद, समय परिस्थितियों के चेंज होने के बाद भी न्यायपालिका कार्य चेंज हुए हैं। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल बिहेवियर। ये न्यायिक व्यवहार है। और जब हम न्यायिक व्यवहार की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आजकल जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं या आधुनिक पॉलिटिकल सिस्टम में, तो उसमें लोग मानते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन को देखने का अच्छा तरीका ये है कि आर्टिकल को मत देखिए, संविधान को मत देखिए, बल्कि उस पद पे काम करने वाले लोगों के व्यवहार को देखिए। इफ जजेस आर एक्टिव, जजेस आर सोशली स्पिरिटेड पर्सन, देन कॉन्सिक्वेंटली द बिहेवियर ऑफ जुडिशरी इज ऑटोमेटिकली चेंज। ये है न्यायिक व्यवहार। कैसे जजों के अपने आप में, न्यायाधीशों के बर्ताव, न्यायाधीशों के व्यवहार, न्यायाधीशों के दर्शन से संविधान की व्याख्या परिवर्तित होती है। जब हमने बार बार कहा कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्वाभाविक रूप में स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो जज ही देखेगा, और इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट एंड इवन द एप्टीट्यूड ऑफ ए जज। तो यही है न्यायिक व्यवहार। तो कल हमने आपको एडवाइजरी जुरिसडिक्शन बता दिया था, और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में फिर लास्ट में आपको यह बात याद दिला दें, ऑल्दो इट इज नॉट बाइंडिंग, ये बाध्यकारी नहीं है, तो आप फिर कहेंगे कि व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, इसकी उपयोगिता क्या है? तो आप देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूटिलिटी इसकी है कि बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड टू, अभिलेख का न्यायालय है। अभिलेख के न्यायालय का मतलब है डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड बी टेकन एज ए रेफरेंस फॉर द अदर लोअर कोर्ट्स। उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है, बाकी अन्य न्यायालय हमारे यहाँ, उच्च न्यायालय हो, जनपद न्यायालय हो, वो निर्णय देते समय इसको रेफरेंस के रूप में देखेंगे। इस वजह से इट इज बाइंडिंग ओवर अदर जुडिशरी, ऑल्दो इट इज नॉट बाइंडिंग ओवर गवर्नमेंट। और न्यायपालिका के लिए यह बाध्यकारी है, भले ही सरकार के लिए यह बाध्यकारी न हो। पहली यूटिलिटी ये है। दूसरी बात आप देखेंगे कि व्हाट इज यूटिलिटी। दूसरा अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है तो एडवाइजरी, लेकिन गवर्नमेंट कैन सीक एन ओपिनियन अबाउट एन लीगल इशू इन एडवांस बाय द जुडिशरी।
हम न्यायपालिका से किसी वैधानिक मामले पहले से ही राय ले सकते हैं और एडवांस में लीगल ओपिनियन लेने का मतलब यह है कि भविष्य में जब भी हम विधि का निर्माण करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि व्हाट इज कंसल्टेशन ऑफ ए जुडिशरी। न्यायपालिका ने क्या अपनी राय दी है तो भविष्य में विधि का निर्माण करते समय उस राय को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब निर्णय न्यायपालिका का आता है तो दैट इज वाइडली कवर्ड बाई मीडिया और उसमें जनमत का निर्माण होता है, सरकार के खिलाफ मामले जाते हैं। बट व्हेनेवर सुप्रीम कोर्ट गिव एनी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, जब वो कोई सलाहकारी अधिकारिता देती है तब इस पर कभी कोई डिबेट व चर्चा नहीं होती। तो सेकंड ऑफ इसका यूटिलिटी ये भी है। थर्ड ये है, आपको याद दिला दें कि वेदर इट्स एडवाइजरी, काम करने में सलाहकारी है लेकिन वास्तविक रूप में बाध्यकारी बन जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1998 का जजेस थर्ड केस। द कंपोजिशन ऑफ कोलिजियम, द प्रोसीजर ऑफ कोलिजियम दैट इज गिवन बाय जुडिशरी इन केस ऑफ ए एडवाइजरी ओपिनियन। जो 98 का कोलिजियम का निर्माण किया गया है उसमें न्यायपालिका ने राष्ट्रपति को एक सलाहकारी शक्ति दी है, लेकिन वही सलाहकारी शक्ति आज व्यवहारिक रूप में काम कर रही है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे हो रही है? कोलिजियम से। न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम से हो रही है और ये कोलिजियम का पूरा विचार कहां से आया? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। तो ये एडवाइजरी, तो एडवाइजरी में साफ तौर पे बात लगता है इट्स नॉट ए डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका जब हम कहते हैं निर्णय, निर्णय का मतलब है या तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानना ही पड़ता है, न मानने का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए एडवाइजरी पावर उसकी आ गई। लास्ट में अपीली शक्ति, एपेलेट पावर। अपीली शक्ति कभी भी आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, मेंस में सवाल ही पैदा नहीं, पीटी तक में नहीं पूछा गया, बट टेक्निकल किस्म का है। तो जैसे अगर हम देखें कि अपीली शक्ति, एपेलेट पावर, उच्चतम न्यायालय की अपीली शक्ति। अपीली का मतलब है इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ये आरंभिक अधिकारिता से अलग है तभी तो अपीली है। अपीली का मतलब है ये सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से होके जाती है, देयरफॉर इट्स एपेलेट, अपीली है। तो हाई कोर्ट से, यानी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा अपील का न्यायालय भी है, अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है। और आजकल तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी वी कैन ऑल अगेन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। राफेल के मामले में भी आपने देखा होगा कि रिव्यू पिटीशन दायर की गई है। अभी तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद हम रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया तो क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकते हैं। तो और भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के। अगर आप देखेंगे कि व्हाट इज एपेलेट पावर, तो एपेलेट पावर का मतलब है कि वेरेवर वी आर अप्रोचिंग सुप्रीम कोर्ट बाय हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एपेलेट पावर है। कुछ चीजें हमेशा एग्जाम में आप देखेंगे, जैसे हाई कोर्ट की शक्तियों से पीटी में कभी सवाल नहीं आता। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, हाई कोर्ट की शक्तियों से आज तक हमने पीटी में सवाल देखा, न मेंस में सवाल देखा। बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की शक्तियों से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सवाल फेवरेट है पीटी का कि वो पूछ लेगा कि डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। उसके अलावा अगर पीटी में जाएंगे तो अधिकरण पे, आजकल तो मेंस में पूरा ध्यान दिए थे ट्रिब्यूनल्स पे। इसका मतलब है कि एग्जामिनर का ध्यान हमेशा लेटेस्ट कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन पे होता है। अब हाई कोर्ट की शक्ति आपने पढ़ लिया, रटी रटाई, उसका एक भी पैसे का यूज नहीं है। तो जैसे एपेलेट पावर का कभी भी एग्जाम में पीटी में पूछा नहीं गया। क्यों नहीं पूछा गया ये देख लेंगे, तो टेक्निकल किस्म का है। तो बार बार मैं हिंट बता देता हूं कि अगर आप कोई सिलेबस कर रहे थे, इतना आप में इंसाइट होना चाहिए कि एग्जामिनर के लिए क्या इंपॉर्टेंट एरिया होगा, क्या सेकेंडरी एरिया होगा, तभी तो आप सिलेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप कई बार कहते हैं कौन टॉपिक पढ़ लें, कौन छोड़ दें, इट्स वेरी डिफिकल्ट चॉइस। कौन टॉपिक पढ़िए ये बात नहीं है, किस पे कितना एम्फेसाइज करना ये बात आप ध्यान में रखिए, और किस पे एकदम छोड़ देना है। ये नहीं कि हर टॉपिक पढ़ना है, हर पेज और इन्फोसिस करना है, तो ये इसका मतलब फिर हमारा अप्रोच फिर प्रोफेशनल नहीं है। तो मैं हर टॉपिक में पॉलिटी बता दी, ये एरिया नहीं है एग्जामिनर का, वहां पे नहीं जाएगा। कोर एरिया है, तो इससे आपको ये तो पता चलेगा व्हाट इज द कोर सेक्शन इन पॉलिटी, सवाल पूछा कहां से जा रहा है। तो जब मैं ये सेंस आप में डेवलप हो गया तो एग्जाम पास करना आपको बहुत आसान होता है। अगर ये सेंस डेवलप नहीं हो पाया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये मैं हमेशा बता दूंगा आपको। आप पढ़ते रह जाएंगे, खूब मजा भी आएगा, टाइम भी पास होगा,
ये समझ में नहीं आया कि एग्जाम पास क्यों नहीं हो पा रहे हैं। कारण वो साफ है, जब हर चीज महत्वपूर्ण लगे इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। तो पहला क्या है ओरिजिनल में? पहला है सिविल मामलों में अपील, अपीलेट पावर इन केस सिविल केसेस। सिविल का मतलब है संपत्ति, तलाक, विवाह। सिविल मामलों में अब सिविल मामलों में कैसे होगा? अपील इज ओनली पॉसिबल थ्रू द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के प्रमाण से ही अपील संभव है, यानी विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट, विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट नोबडी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। अपील के मामलों में, सिविल के मामलों में अपील में हम सीधा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जा नहीं सकते। केवल एक ही तरीका है हाई कोर्ट से होके जाने का। और हाई कोर्ट से अपील के प्रावधान क्यों किया हुआ है? सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट का प्रोविजन न होता तो हर व्यक्ति उच्चतम न्यायालय पहुंच जाएगा, और हर व्यक्ति उच्चतम न्यायालय पहुंच जाएगा तो आवर सुप्रीम कोर्ट इज ओनली वन। और आप याद रखिए, और उच्चतम न्यायालय के सामने 90% मामले तो अपील के थ्रू हैं। दिस इज रीजन वाई सुप्रीम कोर्ट सेड टू द गवर्नमेंट कि आप एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बना लीजिए। हाई कोर्ट एक तरीका हो सकता है कि हाई कोर्ट शुड बी द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। सिविल और क्रिमिनल मामले के लिए हाई कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट हो जाना चाहिए, हाई कोर्ट के बाद मामला ना आगे बढ़े। पहला ऑप्शन ये है। लेकिन लोग कहते हैं नो, कि जुडिशरी में, न्याय में, सिद्धांत में ठीक नहीं होगा कि हाई कोर्ट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। दिस इज नॉट अ बेटर प्रिफरेंस, दिस इज नॉट अ बेटर चॉइस। तो करिए क्या, 4 या 6 जैसा भी हो सके, 4 या 6 रीजनल कोर्ट ऑफ अपील बना दीजिए कि साउथ का कोई हाई कोर्ट का मामला हो, जितने 5-6 हाई कोर्ट वहां के हैं, वहां के सारे अपील एक कोर्ट में आ जाएं, और दैट शुड बी द फाइनल कोर्ट फॉर द अपील। इसे अपील के मामलों से उच्चतम न्यायालय को मुक्ति दिलाई जा सके। यानी उच्चतम न्यायालय जो आज बात कर रहा है, दैट इज मोर और लेस लाइक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट इट्स ओनली डील्स विद द फेडरल मैटर्स एंड इशू ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो अमेरिका का उच्चतम न्यायालय है, संघीय न्यायालय है, वो केवल संघ राज्य के विवाद को सुनता है, संवैधानिक विवादों को सुनता है, मूल अधिकार को सुनता है। बाकी अपील के मामले से कोई मतलब है ही नहीं है। और हमारे यहाँ मकान मालिक किराएदार के बीच का झगड़ा शुरू हुआ, जाएगा उच्चतम न्यायालय तक। पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हुआ, कहां तक जाएगा? उच्चतम न्यायालय तक। क्या लफड़ा है यार ये। उच्चतम न्यायालय ने कहा नाउ वी आर ओवर बर्डन बाई दिस पावर ऑफ एपेलेटेड पावर। इसलिए जब संविधान बना था तो उस समय एक समस्या अलग थी, आज हमारे देश का मामला अलग है दोस्तों। आज झगड़े बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज साइन ऑफ ए सिविलाइज सोसाइटी। पश्चिमी दुनिया में कहा जाता है कि जैसे जैसे समाज सभ्य होगा उसमें झगड़े बढ़ेंगे। इसी बात पे महात्मा गांधी ने से बड़े ऑब्जेक्शन किया था। महात्मा गांधी ने कहा था भाई ये सभ्यता की निशानी होती है क्या, झगड़ा बढ़ना? लेकिन आज झगड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और झगड़ा बढ़ेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने ज्यादा मामले जा रहे हैं। तो ज्यादा मामले जा रहे हैं, देयरफॉर वी नीड एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट। तो अपील मामले में पहला ही है। और हाई कोर्ट कैसे अपील करेगा? हाई कोर्ट सर्टिफिकेट कैसे देगा कि किसी केस में विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है। किसी मुद्दे में विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है। सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। किसी मुद्दे में विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है, सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो आप कहेंगे व्हाट इज सबस्टेंशियल क्वेश्चन? विधि की व्याख्या का सारवान तत्व, भले विशुद्ध हिंदी में कहा जाता है सारवान तत्व, महत्वपूर्ण तत्व, आवश्यक तत्व, जो भी कह लीजिए, सबस्टेंशियल क्वेश्चन। अच्छा, सबस्टेंशियल क्वेश्चन का मतलब होता है कि जिन मामले पर कई हाई कोर्ट के बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है,
कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला है, चार हाई कोर्ट के डिसीजन है और चारों हाई कोर्ट के डिसीजन एक दूसरे से अलग है। इसका मतलब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटल होना चाहिए, क्योंकि देयर शुड बी ओनली वन सेट ऑफ लॉ इन द कंट्री। भाई चार हाई कोर्ट के चार डिसीजन है तो हम देश में चार लॉ तो स्वीकार कर नहीं सकते, तो देयर शुड बी द वन फाइनल इंटरप्रिटेशन, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये सिविल केसेस में अपील है। पहला कि विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न का मतलब है जहां अनेक उच्च न्यायालयों में एक ही बात को इंटरप्रेट को लेकर एक ओपिनियन नहीं है, चार चार ओपिनियन आ रही है, तो फाइनली ये मामला किसको रिफर किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट को। अगला, क्रिमिनल केसेस में भी अपील होती है। क्रिमिनल मामले में भी सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। और क्रिमिनल मामले में दो होता है। पहला केस है जहां देयर इज नो नीड ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट किसके? हाई कोर्ट के। यहां पे क्या है? सर्टिफिकेट इसेंशियल। सिविल मामले में तो बिना सर्टिफिकेट के मामला हो ही नहीं सकता, लेकिन क्रिमिनल मामले में पहला ऐसा केस है जहां की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। नो नीड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट। तो बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट से ही हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को अपील होगी। बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट से ही हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को अपील होगी। और कैसे अपील होगी? इसमें दो मामले हैं। अच्छा, एक बात याद दिला दें आपको, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को अपील होती है तो हाई कोर्ट के पास अपील आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील आएगी हाई कोर्ट के पास। और आप ये भी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे यहाँ क्रिमिनल मामलों में इट इज हाईएस्ट कोर्ट। आप याद रखिए, अगर नीचे से आप शुरू करेंगे तो हमारे यहाँ एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट होता है, एक मजिस्ट्रेट होता है। तो जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट होता है वो एक तरीके से सिविल मामलों को सुनता है, और जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो क्रिमिनल और सिविल मामले में दोनों में हाईएस्ट पेनल्टी दे सकता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट जज किसी को मृत्यु दंड भी दे सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे वो मामला बटा होता है सिविल और क्रिमिनल का। डिस्ट्रिक्ट जज सिविल क्रिमिनल दोनों मामलों को सुनता है। जब वो क्रिमिनल मामलों को सुनता है तो कहलाता है सेशन जज। अब जब सिविल मामलों को सुनता है, सेम पर्सन इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट जज। व्यक्ति एक ही है, वो जिला न्यायाधीश भी है और सेशन न्यायाधीश भी है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप जानते हैं किसी को डेथ पेनल्टी तक दे सकती है। अब मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी नहीं दी, या किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप है, तो किसी व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फ्री कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मुक्त कर दिया किसी अपराध से, लेकिन अपील में हाई कोर्ट ने, उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा दे दी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे फ्री कर दिया, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट पेनलाइज दैट पर्सन इन फॉर्म ऑफ डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आपको हम याद दिला दें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा अगर कोई व्यक्ति फ्री किया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज ट्रायल कोर्ट। ट्रायल का मतलब है जहां कैदियों की विटनेस आएंगे, उनकी पहचान की जाएगी, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रायल कोर्ट कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले 99% में सही होते हैं, क्योंकि एक एक विटनेस को देखा जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को फ्री किया और हाई कोर्ट ने कन्विक्ट करके हाईएस्ट पेनल्टी दे दी, इट मीन्स मैटर इज वेरी सीरियस विच शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। आप याद रखिए, हाई कोर्ट इज नॉट ट्रायल कोर्ट। हाई कोर्ट में कैदी नहीं ले जाते, कैदी को जो पेशी होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन, विटनेस, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं। तभी तो ट्रायल है। एक विटनेस आएगा, फिर दूसरा पक्ष आएगा, दूसरे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, देयरफॉर ट्रायल कोर्ट, ये ट्रायल कोर्ट है।
अब अगर आप देखेंगे, अगर एक ट्रायल कोर्ट है तो निश्चित तौर पर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट केवल पेपर्स को देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, क्या ग्राउंड दिया, केवल उस पेपर को देखेंगे और देखेंगे कहीं उसमें इन करेक्शन की चांसेस हैं क्या। इसका मतलब अगर ट्रायल कोर्ट ने किसी को फ्री किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी, इसका मतलब मैटर शुड बी लुक इनटू वेरी सीरियसली। तो ये मामला होगा जहां किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, जान का मामला है। दूसरा केस है, जहां पे हाई कोर्ट ने कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपने पास मंगा लिया। आपने सरश्योरी, आपको याद होगा, सरश्योरी में कोई भी मामले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपने पास मंगा सकते हैं। ये शक्ति हाई कोर्ट को भी होती है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा। जो 5 शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को होती हैं आर्टिकल 32 में, वही शक्तियां हाई कोर्ट को होती हैं आर्टिकल 226 में। हम 32 में हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते। वी कांट अप्रोच हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। 32 इज ओनली अवेलेबल फॉर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट में इसी बात को अप्रोच करना तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 226 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 226 में हाई कोर्ट भी कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपने पास मंगा सकता है। तो मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी क्रिमिनल मामले पर विचार कर रहा है और हाई कोर्ट ने उसे अपने पास मंगा लिया। हाई कोर्ट ने अपने पास मंगा लिया, उस पर विचार किया और हाई कोर्ट ने उसे डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। तो यहां पे भी मृत्युदंड का मामला है कि उच्च न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई मामला अपने पास मंगाया, यानी हाई कोर्ट has taken up any issue from the district court and awarded person to death penalty or life imprisonment, ये भी मामला बिना सर्टिफिकेट के अपील के लिए जाएगा। अगला, परिणाम एक ही है। हाँ, एक मामले में उतना सीरियस इशू नहीं होता। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को डेथ पेनल्टी दी, हाई कोर्ट ने उसको मेंटेन रखा, तो मामला सीरियस नहीं है। इसका मतलब इट्स रूटीन केस। अगला है जहां पे सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। वेयर सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट इज नीडेड, जहां सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्रिमिनल मामले में ही। क्रिमिनल मामले में पहला ये है जहां सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। दो कंडीशन यहां पे है। बी है जहां सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, और सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, इसका मतलब है हाई कोर्ट क्या सर्टिफाई करेगा? द मैटर इज फिट फॉर अपील। ये मामला उच्चतम न्यायालय में अपील के योग्य है। मैटर इज फिट फॉर अपील, इतना ही पर्याप्त है उसके अपील के लिए। अपील के योग्य है, हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे देगा कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील के योग्य है। अगला, सिविल केस में अपील होगी, क्रिमिनल केस में, और संवैधानिक मामले की अंतिम व्याख्या कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान का संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने की संस्था कौन है? सुप्रीम कोर्ट। यानी आप देखेंगे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज ओनली फॉर्म इन सुप्रीम कोर्ट, नॉट इन हाई कोर्ट। संवैधानिक बेंच का निर्माण केवल उच्चतम न्यायालय में होता है, हाई कोर्ट में बिल्कुल नहीं होता। और हाँ, ये बात अलग है, कई बार आपने देखा होगा रिजर्वेशन वगैरह मामले पे हाई कोर्ट के डिसीजन आते हैं, लेकिन हाई कोर्ट को डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे ही बेस होते हैं। हाई कोर्ट के अपने अलग आर्गुमेंट नहीं होते। इसलिए संवैधानिक मामले पे भी अपील होती है। कब? जब हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे कि किसी क्रिमिनल या सिविल मामले में विधि की व्याख्या संविधान की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कब होगा हाई कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में? व्हेन हाई कोर्ट सर्टिफाई दैट। हाई कोर्ट प्रमाण देगा कि किसी सिविल या क्रिमिनल मामले में
संविधान की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है। संविधान की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है। तो फिर संवैधानिक मामले में अपील हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा सेक्शन 377 दैट वाज सेटल्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें संविधान की व्याख्या का मामला क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ का मामला जुड़ रहा है। आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ का मामला जुड़ रहा है, इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लास्ट में आपको बता दें, बल्कि लास्ट वाले पॉइंट से कुछ एग्जाम में कई बार पीटी में सवाल पूछे गए, यहां तक तो नहीं। अब एक खास बात देखेंगे, यहां तक सवाल पीटी में नहीं पूछा गया क्योंकि बड़ा टेक्निकल मामला है पहला। यदि हम हर चीज बेसिक चीज आपको बता देते हैं, इसका मतलब यहां बहुत फोकस, क्योंकि बड़ा टेक्निकल इशू है। और मैं बार बार आपको बताता हूं कि पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर लॉ का प्रोफेसर नहीं है। वो टेक्निकल मामलों से, बहुत टेक्निकल मामलों से सरोकार नहीं होते, और जो कम से कम अप्लाइड नहीं है, जिसपे बहस कोई नहीं है। लास्ट में आप देखेंगे एक है स्पेशल लीव पिटीशन। कई बार इससे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। विशेष इजाजत से अपील, स्पेशल लीव पिटीशन। यहां लीव का मतलब है परमिशन, लीव का मतलब छुट्टी नहीं। स्पेशल लीव ग्रांटेड, स्पेशल लीव ग्रांटेड। और स्पेशल लीव कौन ग्रांट करता है? उच्चतम न्यायालय। और स्पेशल लीव उच्चतम न्यायालय ग्रांट करेगा, दैट इज आर्टिकल अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव ग्रांट की जाती है। और स्पेशल लीव क्यों ग्रांट की जाएगी? क्योंकि किसी मुद्दे में बहुत महत्वपूर्ण मामला अंतर्निहित है। इसका मतलब स्पेशल लीव ग्रांट करने का मतलब है, पहला, इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती कहेगा कि हमें ऐसी लीव दी जाए, परमिशन दी जाए। तो ये उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। इट्स डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कहेगा कब इसे दिया जाए, कब न दिया जाए, इट डिपेंड्स अपॉन सुप्रीम कोर्ट। ये डिस्क्रिशनरी पावर है पहला। दूसरा, इट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ अपेलेट जुरिस्डिक्शन। ये अपीली शक्ति का कोई विकल्प नहीं है कि किसी को अपीली शक्ति नहीं मिली तो उसने एसएलपी ले ली, नहीं। विशेष इजाजत से अपील का मतलब है वो तब दिया जाएगा, इट इज एक्सेप्शनल प्रोविजन। आपवादिक प्रावधान है पहला, विशेषाधिकार का प्रावधान है दूसरा। और कब दिया जाएगा? जब उच्चतम न्यायालय को लगेगा अमुक व्यक्ति के लिए न्याय के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो रहा है, वेरी केस ऑफ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, तब एसएलपी दी जाएगी। यानी एसएलपी इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ अदर जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जब लगेगा उसे न्याय के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो गया है, तब फाइनली उच्चतम न्यायालय उसे एसएलपी देगा। वैसे आजकल क्रिटिसिज्म ये है, और एसएलपी के द्वारा उच्चतम न्यायालय पूरे भारत क्षेत्र से किसी भी मामले को अपने पास अपील की इजाजत दे सकता है। इवन इट कैन ग्रांट परमिशन फॉर अपील ऑफ एनी इशू फ्रॉम एनी कोर्ट लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत किसी भी क्षेत्र से किसी मामले में अपील की इजाजत दी जा सकती है। बस एक एक्सेप्शन है, जहां कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सवाल पूछा गया है, एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल। एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल के द्वारा दिए गए निर्णय एसएलपी के अंतर्गत नहीं लाए जा सकते, क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट मार्शल का मामला थोड़ा डिसिप्लिन का मामला होता है। तो यहीं पर इसका एक एक्सेप्शन है कि कोर्ट मार्शल का इशू एसएलपी के थ्रू नहीं आएगा। तो फिर आप ये पूछेंगे क्या कोर्ट मार्शल के मामले उच्चतम न्यायालय में कभी आएंगे ही नहीं? आर्टिकल 32 में आ सकते हैं, तो 136 में नहीं। अगर कोर्ट मार्शल पे किसी का राइट टू लाइफ का उल्लंघन हुआ हो, राइट टू लाइफ का उल्लंघन हुआ हो, तो निश्चित तौर पर वो
32 के अंतर्गत आएगा, SLP के अंतर्गत नहीं आएगा। यह है उच्चतम न्यायालय की ये शक्तियां। ये उच्चतम न्यायालय की SL। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे रिव्यू पिटीशन। रिव्यू का मतलब है उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसमें कोई खामी रह गई हो तो आप रिव्यू करेंगे, और रिव्यू के लिए सर्टिफिकेट ऑफ 1 जज एंड 1 सीनियर लॉयर इज इंपॉर्टेंट। कोई सीनियर लॉयर है, जज है, उस सर्टिफिकेट उसने दे दिया तो फिर आप अपील कर सकते हैं। और अपील खारिज हो गई, देन द डोर ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन इज ओपन। और अभी आपने देखा SC/ST एक्ट में रिव्यू पिटीशन ली गई, राफेल में रिव्यू पिटीशन ली जा रही है। और क्यूरेटिव पिटीशन, क्यूर का मतलब होता है उपचार करना, जैसे पिच का क्यूरेटर होता है। क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब ये होता है कि 3 सीनियर मोस्ट जज इसको सर्टिफाई करेंगे, एक वकील सर्टिफाई करेगा, फिर उसी बेंच को डिसीजन दिया जाएगा जिसने अपना ओरिजिनल डिसीजन दिया है। तो सक्सेस रेट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन इज वेरी नेग्लिजिबल, क्योंकि उच्चतम न्यायालय इतनी गलतियां नहीं कर सकता कि बार बार आप रिव्यू करिए और बार बार आप क्यूरेटिव पिटीशन लाइए। लेकिन रिव्यू पिटीशन लाने का एक और आधार होता है। इसका मतलब है कि हमने उच्चतम न्यायालय को कोई ऐसा तथ्य नहीं बता पाए जो उस समय हमें बताना चाहिए था, तो हम इस बेस पे रिव्यू कर सकते हैं कि हमारे पास कोई नया फैक्ट आ गया है। इसका मतलब है कि रिव्यू में केवल उच्चतम न्यायालय की गलती हो, ऐसा जरूरी नहीं है। राफेल मामले में तो आप यही देख रहे हैं कि कहीं न कहीं याचिकाकर्ता कहना है कि हमारे पास कोई ऐसा नया फैक्ट आया है जो पहले हमारे पास नहीं था। यह है उच्चतम न्यायालय की विभिन्न प्रकार की शक्तियां। आगे कोई यहाँ तक कुछ पूछना आपको? आगे बढ़े। अब अगला है, अब जरा हम कुछ प्रैक्टिकल पार्ट में आ जाएं कि जो ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट होगा दैट इज डाउटफुल, GS के लिए ट्रिब्यूनल्स क्या है, कुछ जो वर्तमान न्याय की प्रणाली है वो सब क्या है, एक दो ट्रिब्यूनल्स अगर आपको बता दें तो सुप्रीम कोर्ट तो यहीं तक है। और सुप्रीम कोर्ट में आगे हटा दें इसको यार, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जितने अप्लाइड पावर थे हमने पहले आपको बता रखे हैं। तो नेक्स्ट है अधिकरण, और ये GS के लिए, ऑप्शनल के लिए तो अधिकरण पूछा जैसे डाउट ही है। एक बात याद रखिए, जितने भी अधिकरण हमारे पास हैं, ट्रिब्यूनल्स, ये न्यायपालिका में एक नई शुरुआत है ट्रिब्यूनल्स की। और आप देखेंगे कि ट्रिब्यूनल्स का उल्लेख संविधान में कहां पे है? ट्रिब्यूनल्स का उल्लेख संविधान में कहां पे है? धीरज क्यों बोल रहे आप लोग? क्या? हाँ, 323A एंड 323B। अब ये भी देखिए आप लिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं पता है। ओ माय गॉड, क्या पढ़ के आ रहे हैं यार आप लोग? दिस इज वेरी सीरियस इशू। अगर आपको लगता है 323A भी लिखना है आपको, इसलिए आपको किताब दी गई है। क्यों दी गई है? दैट इज वेरी सीरियस इशू। अगर आपको, और मैं बस आपको बताना चाहता था 323A 323B। अब देखिए कई बार अगर एग्जाम में मान लीजिए क्योंकि कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, अब मान लीजिए कोई आर्टिकल आ गया, मान लीजिए कोई आर्टिकल आ गया और आपने फिर ये लिखना उसमें शुरू कर दिया। अब एग्जाम में कभी 323A आपको सवाल में आ गया तो आपका इंप्रेशन क्या होगा? अच्छा अब इतना इंपॉर्टेंट है कि ABC से भी सवाल पूछ रहे हैं। इसका मतलब हर आर्टिकल के ABC हम देखें। ABC इज नॉट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। वहां इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए एग्जामिनर पूछ रहा है। इसलिए कोई चीज पूछा हमें उसके पीछे लॉजिक भी जानना चाहिए कि पूछा क्यों गया है। आर्टिकल 323 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज भारत में पहली बार कोई ऐसा प्रयोग किया गया
जो संवैधानिक व्यवस्था में नहीं था। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में 3 सेट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहला क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी नीचे बल्कि म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट सिविल का। पंचायत अदालत इज द लोएस्ट कोर्ट इन फॉर्म ऑफ क्रिमिनल केसेस। पंचायत अदालत सबसे नीचे आता है, म्युनिसिपल सबसे नीचे आता है। और पहला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर क्या है? हाई कोर्ट। अच्छा, फिर हम ट्रिब्यूनल्स पे आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरागत 3 प्रकार की न्यायपालिका है, तब आपको दिखेगा ट्रिब्यूनल्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। और फिर टॉप पे है, हमारे संविधान में इन्हीं तो इन कोर्ट की बात की गई थी, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब ये होता है, ये केवल आईपीसी, सीआरपीसी, यानी ये केवल सिविल और मामलों की सुनवाई करता है। आईपीसी, सीआरपीसी, इसका मतलब है सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता है। और खास तौर पे लेकिन प्रोसीजर बड़ा सख्त होता है। यहाँ एविडेंस एक्ट अलग है, प्रोसीजर कोड अलग है, यानी यहाँ पे एक्ट अलग है, प्रोसीजर कोड अलग है, यानी यहाँ पे प्रक्रिया को हम इतना ध्यान देते हैं, मामला डिले हो चलेगा लेकिन प्रक्रिया के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए प्रोसीजर में एविडेंस क्या होगा ये लिखा हुआ है, क्या एविडेंस नहीं होगा ये भी लिखा हुआ है। प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमारी परंपरागत न्यायपालिका में मामला डिले होता है। लेकिन अब व्यवहार में देखिए, आईपीसी, सीआरपीसी में जो हमारे कानून में लिखा गया है, अब पति पत्नी के बीच झगड़ा होगा, देयर इज नो मेंशन ऑफ आईपीसी। बाद में जब उसमें थोड़ा अमेंडमेंट करने का प्रयास किया गया, यानी पति पत्नी के बीच झगड़ा होगा, ये हमारा कानून कल्पना ही नहीं करता था, क्योंकि हमने तो कुछ और आदर्श मान रखे दोस्तों, राम और सीता जैसे संबंधों के। न राम सीता जैसा हो तो गोपियों जैसा, कृष्ण जैसा हो, लेकिन मामला सेटल रहे, झगड़े वाला ना हो। और आज आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे किसी धार्मिक ग्रंथों में देखिए, पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा है क्या? नहीं है। यहां तक कि भगवान शंकर ने भी कभी पार्वती को रोका नहीं। पार्वती हमेशा वही काम करती जो शंकर भगवान मना करते थे, फिर भी कभी झगड़ा नहीं हुआ। इसमें परंपरागत समाजों में कल्पना नहीं की गई थी कि लड़ाई होगी। आजकल लड़ाइयां हो रही हैं, और अब हमने तो गांव में देखा दोस्तों, एक से पति पत्नी कॉम्बिनेशन विच इज अनमैच एट ऑल, किसी कंडीशन मैच नहीं है, फिर भी पूरे जीवन मैच खेल गए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट। और आजकल दोस्तों परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हैं। अरे जो पार्टनर उसको परफेक्ट बनाओ, परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हो, सलमान खान बन जाओगे। दूसरी बात, बट इट्स योर ओपिनियन दोस्तों, देखिए रीजन के साथ विजडम भी होना चाहिए लाइफ में। रीजन के साथ विजडम भी थोड़ा रखिए। झगड़ा करते हैं, अरे जीवन थोड़ा सा मिला है, उसी में झगड़ा करोगे। हाँ, मतभेद थोड़े मोड़े हो सकते हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कभी कभी मतभेद तो हर रिलेशन में हो जाता है, और उतना मतभेद ना हो जाए रिलेशन टूटने के कगार पे आ जाए। तो ये वाली लड़ाई होनी चाहिए। अगर लड़ाई से प्यार बढ़ता है तो ये वाली लड़ाई दैट इज परमिसेबल, दूसरी भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे, अब जरा प्यार बढ़ाने के साथ ज्ञान भी बढ़ाइए। और दोस्तों ये मुझे बहुत, आप लोग किताब बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। 323 ये लिख रहे हैं दनादन, आई बिकेम वेरी डिसहर्टेन। तो ये तो दिल टूटने वाली बात है दोस्तों। फिर हाई कोर्ट, अच्छा देखिए हाई कोर्ट में क्या क्या मामला आता है। हाई कोर्ट में पहला सिविल और क्रिमिनल, जो अपील के थ्रू आता है। हाई कोर्ट में मामला आएगा, और आप याद रखिएगा, अब इसी माने हाई कोर्ट की शक्ति बता दें, फिर हम आएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई मामला अपील होगा, सिविल और क्रिमिनल का कहाँ आएगा? हाई कोर्ट में। और आपको बता दें, हाई कोर्ट इज इन फैक्ट ओनली कोर्ट ऑफ अपील। अगर आज तक कभी प्रारंभिक परीक्षा में आए नहीं, लेकिन ये बात याद आ जाए, हाई कोर्ट केवल अपील का न्यायालय है, सिविल मामलों में भी, क्रिमिनल मामलों में भी। अब किसी क्रिमिनल मामले में यू कांट अप्रोच हाई कोर्ट डायरेक्टली,
सिविल मामले में हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन देयर इज सम एक्सेप्शन। दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास में कुछ ऐसे आज भी सिविल कोर्ट हमारे यहाँ रह गए हैं, कुछ ऐसे हाई कोर्ट रह गए हैं जहां सिविल मामलों में वी कैन अप्रोच हाई कोर्ट डायरेक्टली। लेकिन आपको याद दिला दें, अपवाद को कभी भी हम रूल नहीं बनाते, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए तो बहुत जरूरी है ये। कुछ ऐसे हाई कोर्ट हमारे देश में हैं जहां सिविल मामलों में हम सीधे अप्रोच कर सकते हैं, अपील के द्वारा नहीं। लेकिन हमने कहा देयर इज एक्सेप्शन, दिस नॉट अ रूल। इसलिए जब सेंटेंस आ जाए कि हाई कोर्ट केवल अपील का न्यायालय है, दैट इज करेक्ट। सिविल और क्रिमिनल मामले में 1973 में सीआरपीसी बन गया। क्रिमिनल मामले में देश के किसी हाई कोर्ट में आप पहले जा ही नहीं सकते। क्रिमिनल मामले में पहले कहाँ जाना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अपील के थ्रू कहाँ जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट। हमने कुछ एग्जाम्पल बताया, सिविल मामले में कुछ एक्सेप्शन है, 3-4 हाई कोर्ट ऐसे हैं जहाँ एक्सेप्शन है। यद्यपि ये रिफॉर्म हो जाना चाहिए, एंड दैट इज ए सैड पार्ट ऑफ स्टोरी कि जुडिशरी इज नेवर विलिंग टू रिफॉर्म इटसेल्फ, कि न्यायपालिका कभी अपने आप को रिफॉर्म करने का प्रयास नहीं करती। ये अब खराब बात है, उसको रिफॉर्म करना चाहिए। जो 3-4 कोर्ट हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सिविल पावर का है, दैट शुड बी रिमूव्ड। लेकिन ब्रॉडर स्टेटमेंट यही है, ब्रॉडर स्टेटमेंट यही है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा हाई कोर्ट क्या सुनता है? 226 अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट कैन इशू सेम रिट विच इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। इसमें क्या करता है? हैबियस कॉर्पस, सर्श्योरी, मैंडमस, परमादेश, सर्श्योरी, प्रोविशन। अरे यार, अभी भी फिर लिखना पड़ेगा? ये 32 बता रही है मैंने, कहा बड़ा बड़ा लिखी। कौन कह रहा बड़ा बड़ा लिखिए? क्या यार, ऐसे बात करोगे? ओहो, दिल तोड़ने वाली बात करते यार तुम लोग। अरे भाई, हैबियस कॉर्पस 5 प्रकार की वैरिटी हाई कोर्ट भी जारी करता है, जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। लेकिन अब देखिए अंतर कहां पे है। हाई कोर्ट का एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता, लेकिन किसके लिए? उस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है किसके लिए? ज्योग्राफिकली द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज लार्जर देन द हाई कोर्ट। भौगोलिक रूप में, भौगोलिक रूप में किसकी शक्तियां ज्यादा हैं? सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन 226 का प्रयोग चुनाव याचिका के लिए भी किया जा सकता है। हमारे ज्यादातर डिस्प्यूट, इलेक्शन डिस्प्यूट कहाँ आते हैं? हाई कोर्ट। हाई इलेक्शन डिस्प्यूट के मामले में हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाते, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा रहे हैं, सीधा हाई कोर्ट में आ रहे हैं। इसका मतलब है इट इज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां हाई कोर्ट में आरंभिक रूप में जाते हैं, दैट इज इलेक्शन डिस्प्यूट, चुनाव विवाद। चुनाव विवाद के मामले में सीधा हम हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं। और इसका मतलब है 226 कैन बी यूटिलाइज अदर देन फंडामेंटल राइट्स टू। अनुच्छेद 32 का प्रयोग केवल और केवल किसके लिए होगा? मूल अधिकार के लिए होगा। 32, अब इसका मतलब है प्रकार्यात्मक रूप में, कहने का तरीका बदल दें, प्रकार्यात्मक रूप में 32 की शक्तियां ज्यादा हैं 226 की? 226 की। प्रकार्यात्मक का मतलब मल्टीमीडिया। अगर आधुनिक भाषा में कहें तो मोबाइल में ज्यादा फंक्शन ज्यादा प्रकार्यात्मक है, एक फंक्शन ज्यादा फंक्शन। तो फंक्शन किसका ज्यादा है? हाई कोर्ट का, क्योंकि 226 कैन बी यूटिलाइज फॉर फंडामेंटल राइट्स अदर देन फंडामेंटल राइट्स। 32 कैन बी ओनली यूटिलाइज ओनली एंड ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन PIL दोनों जारी करेंगे। PIL कैन बी इशूड बोथ बाय हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। PIL उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों जारी करते हैं। अब जैसे राइट टू प्रॉपर्टी के मामले में हम अनुच्छेद 32 का सहारा ले सकते हैं? एक व्यवहारिक सवाल आपसे पूछे, राइट टू प्रॉपर्टी के मामले में उच्चतम न्यायालय का सहारा ले सकते हैं? नहीं। हाई कोर्ट में 226 में ले सकते हैं।
क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट नाउ, वैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा, तो हम 226 का प्रयोग कर सकते हैं, न कि 32 का। हाई कोर्ट की शक्ति हो गई, आरंभिक शक्ति हो गई, 226 हो गया, मूल शक्ति हो गई। इसका मतलब है हाई कोर्ट के पास क्या नहीं है? एडवाइजरी पावर नहीं है, एडवाइजरी पावर नहीं है। और एक बात आप देखेंगे, हाई कोर्ट के पास एक ऐसी शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव। हाई कोर्ट के पास एक ऐसी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, वो है सुपरवाइजरी, अधीक्षणकारी। हाई कोर्ट के पास एक ऐसी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, दैट इज सुपरवाइजरी। एक बात याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय का देयर इज नो सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय का हाई कोर्ट पे कोई सुपरविजन नहीं चलता। ये बात सच है कि हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख न्यायालय, हाई कोर्ट भी, उच्चतम न्यायालय भी है। कंटेम्प्ट के मामले में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में याद रखिएगा, कंटेम्प्ट के मामले में दंड देने की शक्ति हाई कोर्ट को भी है, सुप्रीम कोर्ट को भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंटेम्प्ट का मामला दंड या तो हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के हिसाब से उच्च न्यायालय निर्णय देता है। लेकिन आप याद रखिए, उच्चतम न्यायालय का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उच्च न्यायालय पे नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब है कि उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट कौन होगा, उच्च न्यायालय में केसेस कैसे फाइनल किए जाएंगे, बेंच का गठन कैसे किया जाएगा, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया कैसे जाएगा। देयर इज नो से ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दैट इशूज। लेकिन हाई कोर्ट का बिल्कुल नियंत्रण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे होता है। यहां तक कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश को 60 साल के पहले जबरदस्ती भगा देगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग नहीं है, रिमूवल प्रोसेस नहीं है। सीधे हाई कोर्ट का जज राज्यपाल को लिखेगा, राज्यपाल इसको चलता कर देगा। और आप देखेंगे जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या जो मजिस्ट्रेट का, म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट से लेकर एडिशनल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, उसके लिए जो एग्जामिनेशन होता है वो स्टेट कमीशन करता है इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। इसलिए आप देखेंगे जजेस के एग्जाम में कभी भी कमीशन में करप्शन के चार्जेस नहीं है, क्योंकि वहां सीधे जज इन्वॉल्व है। बाकी जगह मामला है, बाकी जगह मामला खूब है। यहां तक ही नहीं, अभी बड़ा क्लासिकल मामला देखेंगे, जैसे कि अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और तेलंगाना 2 हाई कोर्ट बन जाएगा। अब 2 हाई कोर्ट बनेगा तो स्वाभाविक रूप में, और जब 2 राज्य बट गए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी डिवीजन होगा, जो न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश है उनका डिवीजन किया जाएगा। तो उनका डिवीजन कौन करेगा? हाई कोर्ट। यहां तक कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके प्रमोशन की बात कौन क्लियर करेगा? हाई कोर्ट। उनके डिसिप्लिन की बात को कौन देखता है? हाई कोर्ट। इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करप्शन है, तो हाई कोर्ट के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हाई कोर्ट का ये सुपरवाइजरी पावर बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जो चलता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे नहीं, जितने भी उस राज्य में और बाकी न्यायालय होंगे उन सब पर कंट्रोल किसका होगा? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के पावर हो गए। सुप्रीम कोर्ट पर मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पावर क्या है? एडवाइजरी, अपेलेटेड 32, फिर अपेलेटेड, अपेलेट पावर, एडवाइजरी और कुछ मिसलेनियस पावर्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवादों को हल करने की जिम्मेदारी एकमात्र किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पावर सुप्रीम कोर्ट की है। अब देखिए, अब हमने तीनों को एक साथ ले लिया, हमने तीनों को एक साथ ले लिया। अब इस बात को जरा देखिए, हमें ट्रिब्यूनल से आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें ट्रिब्यूनल से आवश्यकता क्यों पड़ी? सामान्यतः अब हमारी पूरी न्यायिक सिस्टम को आप देखिए, अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले में ले जाना चाहते हैं और मामला बहुत स्पीड से चल रहा है, at least it will take 20-25 years.
यहां से मामला यहां पे जाने में कितना समय लेगा? 25 साल। 25 साल में न्याय मिलेगा या अन्याय होगा? एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पहला। अब जरा सोच के देखिए, अब यही हमारे यहाँ 3 प्रकार के संविधान में न्यायालय थे। अब जरा सोच के देखिए, कोई आईएएस अधिकारी, आपने सुना होगा कि एक नेवी का ऑफिसर था, उसने कहा कि मैं कोर्ट में इसको चैलेंज करूंगा कि हमें क्यों अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया, और सर्च को वारंटों के अंतर्गत जाएगा, को वारंटों का यूज करेगा वो। अब जरा सोच के देखिए, पर्यावरण का मामला होगा तो इसी कोर्ट में, चुनाव का मामला होगा तो इसी कोर्ट में। और अब देखेंगे समय के साथ हमारे यहाँ विवाद बढ़ते चले गए। अच्छा, गांव में मकान मालिक किराएदार के बीच विवाद के लिए और कोई कल्पना है? नहीं कल्पना है। यानी इस प्रकार की न्यायपालिका में प्रॉब्लम क्या है? विवादों की मात्रा बढ़ने लगी और न्यायपालिका हमारे पास एक ही है, पहला। दूसरा क्या है? इट इज वेरी टफ एंड टिपिकल प्रोसीजर। बड़ा ही कठिन प्रक्रिया का निर्माण हमने कर रखा है कि यहां से यहां तक मामला जाने में 25 साल लग जाएगा, पैसा भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। और एक बात आपको याद रखें, अगर इस बात को पूरा, हमें जब किसी मेंस में किसी चीज को लिखते हैं, वी शुड ऑलवेज हैव अ ब्रॉडर क्राइटेरिया। अगर यही मामला होगा तो गुड गवर्नेंस हमारे देश में हो पाएगा? अगर ईज ऑन डूइंग बिजनेस में इंडिया को टॉप 50 में लाना चाहते हैं, तो अमेरिका में क्या सिस्टम चलता है? अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ था सितंबर 2001 में, उसमें डिसीजन देने में अमेरिकी कोर्ट ने 5-6 साल लगा दिया। पूरा हंगामा मच गया, इतना देर कैसे कोई मामला हो सकता है हमारे यहाँ? अमेरिका में डिसीजन ऐसे जुम्मा टू जुम्मा, एक फ्राइडे को आप कोर्ट में जाइए, दूसरे फ्राइडे को निर्णय लेके आइए। हमारे यहाँ जुमजुमा। इसे दोस्तों एक बार अपने न्यायपालिका चले गए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो सवाल है, इसका कोई हमें ऑल्टरनेट चाहिए कि नहीं? और ये देखिए दोस्तों, अब गुड गवर्नेंस क्यों? क्योंकि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ जस्टिस इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। और जरा सोच के देखिए, इकोनॉमिक मामले बढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स का मामला है, और आप इसको जल्दी रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगा, नहीं होगा? और जरा सोच के देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे यहाँ बिल्कुल कोलैप्स होने को है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे यहाँ तो ये हो गया है, कन्विक्शन रेट लगभग 0 पर आ गया है। रोज आप सुनते होंगे कि अमुक व्यक्ति 10 साल के बाद फ्री हुआ, और हमें सुनने में ऐसा लगता है कि जबरदस्ती जेल के पीछे हमने रखा, अपराधी था नहीं। अपराधी था या नहीं था डिस्प्यूट का पार्ट है, लेकिन हमारा प्रोसीजर इतना डिफिकल्ट हो गया है, क्रिमिनल को कन्विक्ट करना लगभग नामुमकिन हो गया है। और अगर आप याद रखिए, कोर्ट तेजी से काम नहीं करेगा तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी होगा, और समाज को संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति हत्या कर दे, उसे पता है इस जीवन में सजा मिलना मुश्किल है, मुश्किल है। और अगर हम किसी मामले को, हमारे यहाँ एक ऐसी कोर्ट बन गई है जहां पे वकील से बात कर लीजिए, वकील के सर ये बस आप पैसा देते रहिए, मामले को तो हम रोक के रखेंगे, मामले को मैं रोक के रखूंगा। और हमारे कई लोग यही हैं, वो क्या चाहते हैं? मामला बस रुका रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, हमारे सिस्टम इतना खराब हो गया, आपका अपना घर है, किसी ने कब्जा कर लिया, उसके जिंदगी भर लड़ते रहिए आप, घर नहीं मिलेगा आपको। कोर्ट फैसला देगी तब तो मिलेगा, और कोर्ट फैसला 150 साल बाद देगी, और 150 साल बाद न रोज तो हम रहेंगे, न घर रहेगा, न क्या रहेगा। ये हमारा सिस्टम का हाल है। यानी सच सोचिए दोस्तों, वास्तविकता ये है कि जुडिशरी कोलैप्स होने के कगार पे, कोलैप्स। जो बड़ी बड़ी बातें हम पढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें पढ़ते हैं, डीपीएसपी में क्या लिखा गया? फ्री, फ्री लीगल एड। अरे एड मिल जाए, फ्री मिले वो तो बाद में है यार, एड तो मिल जाए पहले। फ्री लीगल एड, उसके बाद क्या कहते हैं न्यायपालिका में? हमारा तंत्र। दोस्तों, हमें तो ऐसा लगता है, न हमारा विधायक सुनता है, न हमारा नौकरशाह सुनता है, और न्यायपालिका में एक बार चले गए दोस्तों, ऐसे नोच लिए जाएंगे, गिद्ध गिद्ध नोचता है हमें। हमारा क्या होगा दोस्तों? ऐसा लीगल सिस्टम। और आप याद रखिए दोस्तों, लीगल सिस्टम में सबसे अर्जेंट रिफॉर्म की आवश्यकता है। आपने शायद न्यूज पे ध्यान दिया होगा कि नहीं ध्यान दिया होगा। देखिए, हमेशा जब कोई चीज पढ़ते हैं, विषय में इंटरेस्ट का मतलब है, पेपर में कोई न्यूज आ रही तुरंत ध्यान आपका उसी पर टिक जाए। कल मैं न्यूज पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि हमारे पहली बार दिल्ली में एक अच्छी कोर्ट बना हुआ है,
पहली बार सेंट्रल दिल्ली में एक अच्छे कोर्ट का बिल्कुल सेंट्रली एसी होगा, अच्छा सा होगा, मतलब दिस इज अ मॉडल कोर्ट फॉर इंडिया। अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपने जनपद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाइए, जज महोदय जहां बैठते हैं बड़ा सा कूलर घड़ 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 का कूलर चल रहा है। जज महोदय कैसे आर्गुमेंट सुनते हैं, ये हैरानी की बात है। और जो बॉक्स बना हुआ है वो जरा भी कैदी ऐसे चरर मरर बॉक्स कर रहा है। कुर्सियां ठीक नहीं है दोस्तों, और ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग कब गिर जाएगी, भरोसा नहीं। जज महोदय बैठे हुए उसी में। ही इज नॉट जज, ही इज ए मैजिशियन इन फैक्ट। अगर ऐसी परिस्थिति में काम कर ले रहे हैं दोस्तों, तो आप याद रखिए। और उनके ऊपर फाइल का भंडार, इतना फाइल दबा हो दोस्तों, वो चाहे 24 घंटा काम करें फिर भी अपने जीते जी मामला नहीं हल कर पाएंगे। आज हमारे कोर्ट में जितनी पेंडेंसी है, अगर 450 साल लग जाए, और हमारे कोर्ट में जितनी पेंडेंसी है 450 साल हम लगा दें, तब भी इस पेंडेंसी को खत्म नहीं कर सकते। कहां न्याय है दोस्तों, कहां न्याय है? ये डेमोक्रेसी है। क्रेसी है तो पता चल रहा है, डेमो है ऐसा नहीं चल रहा है। डेमो कल क्लासेस में रह गया, क्रेसी नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हमने एक बात सीखा, निराश नहीं होते। वी आर नॉट सपोज टू बी पेसिमिस्ट। समस्या है तो हमारे पास समाधान भी तो है दोस्तों, इसे में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वी शुड बी होपफुल। आशा, होप। हमारे पास क्या बचा हुआ है? होप करने में कोई बुराई थी दोस्तों? इसलिए हमारे पास आशा बची हुई है, और उसी एक आशा का नाम है ट्रिब्यूनल्स। इसीलिए यही समस्याएं थी जिन वजहों से हमने किसका निर्माण किया? अधिकरण का, ट्रिब्यूनल्स का निर्माण किया। तो अब देखिए, व्हाई वी नीड ट्रिब्यूनल्स। अब एक एक कारण आपको बता दें, एक एक कारण व्हाई वी नीड ट्रिब्यूनल्स। पहला, हमारे यहां अधिकरणों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पहला, फॉर स्पीडी जस्टिस, त्वरित न्याय के लिए। त्वरित न्याय के लिए अधिकरणों की आवश्यकता त्वरित न्याय के लिए है। हमारे यहाँ व्हाई वी आर नीडिंग ट्रिब्यूनल, क्योंकि वर्तमान न्याय की प्रणाली में प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम, प्रोसीजर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। वर्तमान न्याय की प्रणाली में प्रक्रिया महत्वपूर्ण बन गई और परिणाम सेकेंडरी हो गया। अच्छा, गुड गवर्नेंस में क्या होना चाहिए? आउटकम इज मोर इंपॉर्टेंट और प्रोसीजर इज मोर इंपॉर्टेंट। आउटकम, परिणाम का ज्यादा महत्व होना चाहिए प्रक्रिया के बजाय। और अभी क्या है? प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिस्प्यूट, विवादों की प्रकृति ही जटिल हो गई। अब विवादों की प्रकृति जटिल क्यों है? पर्यावरण के विवाद हैं, सिविल सेवकों के विवाद हैं, इनकम टैक्स के विवाद हैं। विवादों की प्रकृति जटिल हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिस्प्यूट आ गया, जिसे परंपरागत न्यायपालिका हल नहीं कर सकती। देयरफॉर वी नीड ट्रिब्यूनल्स। भाई क्यों हम करें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जस्टिस? यानी विवादों की या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिस्प्यूट आ गया, विवादों की प्रकृति ही बिल्कुल बढ़ गई। अब आज के डिस्प्यूट कैसे हैं? आप देखते रहे कि आज के डिस्प्यूट किस तरीके के हैं। अपने कितने मकान मालिक किराएदार का डिस्प्यूट, पहले इनकम टैक्स का डिस्प्यूट, इनकम टैक्स का डिस्प्यूट हो गया, बाकी आपका साइबर क्राइम हो गया, रियल्टी स्टेट अलग आ गया, तो सिविल सर्विसेज डिस्प्यूट है। इतने नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए हमारा प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम इज नीदर कैपेबल नॉट सफिशिएंट, नहीं होगा वैसा। तीसरा, प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम इज वेरी मच टाइम टेकिंग।
जो हमारी वर्तमान न्याय प्रणाली है वो विलंबकारी है एंड इट्स टू मच कॉस्टली। वो टाइम टेकिंग है, बहुत विलंबकारी है, इसलिए हमें ट्रिब्यूनल्स की आवश्यकता है। अब आपको बता दें, अब मान लीजिए कि हमने कहा कि हमें ट्रिब्यूनल्स की आवश्यकता क्यों है, ये हमने बता दिया। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अच्छा हमने जो ब्रिटिश मॉडल अपना रखा था, अब जरा यहाँ 14 को जोड़ के देखिए। हमने ब्रिटिश शासन की प्रणाली अपना रखी थी और हमने सिद्धांत बना रखा था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी हर व्यक्ति कानून के सामने समान होगा। इसका मतलब हर व्यक्ति लिए जुडिशियल सिस्टम एक जैसा होगा। लेकिन वो सिस्टम आने वाले समय में पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, बल्कि फ्रांसीसियों ने पहले से बात को ध्यान रखा था। फ्रांसीसियों ने पहले से एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की बात कर दी थी। तो फ्रेंच वेर मोर वाइज देन द ब्रिटिशर्स, और आज की दुनिया में, पूरी दुनिया में ट्रिब्यूनल्स की भरमार हो गई है। इस वजह से ये कारण थे जिन वजह से हमने ट्रिब्यूनल्स बनाया, पहली बात। अब आप देखेंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव कई बार मुझे लगता है कई मामलों मेंस एग्जाम लिखना ज्यादा आसान होता है पीटी की बजाय। पीटी में एक फैक्ट का दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं होता है, मेंस में खूब रिप्लेसमेंट होता है। जैसे अब कल के लिए हमें यह आ गया, हमने लोक अदालतों का गठन क्यों किया, तो फिर कारण बताने की आवश्यकता पड़ेगी, दिस इज रीजन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर सेटिंग अप लोक अदालत, ये रीजन हो जाएगा। फिर तीसरा कारण पूछ लिया जाए, एक बार मेंस एग्जाम में आया था आर्बिट्रेशन, जीएस में आया था। आजकल हम एक आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन तरीका अपना रहे हैं। अयोध्या मामले में आपने देखा, अयोध्या मामले में हुआ क्या, एंड व्हाट इज आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन। आपके मैं फिर बता दूं, आईएएस में जीएस में चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब भूल जाइए एग्जाम के लिए। अभी जो वर्तमान में, अब देखिए अयोध्या मामले में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हैज अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स, उसने कुछ मध्यस्थ अपॉइंट कर दिए, एंड दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। एंड व्हाट इज आर्बिट्रेशन, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। कि यार सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कोर्ट के बाहर जाओ, यानी सुप्रीम कोर्ट पेंडेंसी खत्म कर सकता है इन तरीकों को अपना के। लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल्स। तो कभी आपसे कोई जुडिशियल रिफॉर्म आप बताइए, यही सारी चीजें तो आप बताएंगे। पेंडेंसी खत्म करने के तरीके बताइए, क्योंकि आप याद रखिए, बिकॉज बीइंग ए सिविल सर्वेंट, प्रोफेसर और सिविल सर्वेंट में यही फर्क हो जाता है। सिविल सर्वेंट हमेशा समाधान लेकर आता है कि नहीं, हमारे पास समाधान भी है, समस्या तो ही है। अब यही समस्या को देख घबरा गए, ओ माय गॉड क्या होगा, ओ माय गॉड क्या होगा, पसीने आने लगे, किताब बंद करके सो गए। अब हमारे पास समाधान कुछ है नहीं, समस्या बड़ी गंभीर है। इसे याद रखिए, अगर समस्या का समाधान अब नहीं, हर समस्या का अवसर लेकर आती है। इसलिए आप देखेंगे लोक अदालत पे आ जाए तो भी ये कारण लिखेंगे, व्हाई देयर इज नीड ऑफ आर्बिट्रेशन, सेम रीजन। व्हाई देयर इज नीड ऑफ ट्रिब्यूनल्स, सेम रीजन। हमारे प्रेजेंट जुडिशियल समस्या क्या हो तो हर जगह एक ही कारण आएगा। इसे कुछ मामलों मेंस में इधर का सामान सीधे उधर हो जाता है, रिप्लेसमेंट कर दीजिए। पीटी में नहीं हो पाता, पीटी में कुछ ऑब्जेक्टिव चीजों को देखना पड़ता है। अगला, अब जरा देखिए ट्रिब्यूनल्स का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, स्पष्ट है। सेकंड, व्हाट डज मीन बाय ट्रिब्यूनल्स। और इसलिए अयोध्या मामले को आपने देखा होगा, तो आपको एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते आपको इस पर खूब ध्यान जाना चाहिए था कि अरे पहली बार इतने बड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कह दिया कि भाई देखो ये ट्रिब्यूनल्स हो गए। और जरा ध्यान दीजिए, जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट, जो मध्यस्थ अपॉइंट किए गए अयोध्या मामले में है कौन, वो श्री श्री रविशंकर हैं, जज हैं या सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक गुरु हैं। अब अजीब सी बात देखा कि यार झगड़ा निपटाने के लिए जज चाहिए, धार्मिक गुरु, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों। अच्छा, और कौन आर्बिट्रेटर है, एक जज है और वकील है। एक बात याद रखिए, इसलिए याद रखिए आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जरूरी नहीं कि जज ही हो, क्योंकि दोस्तों प्रोसीजर का महत्व है परिणाम का। चट मंगनी पट ब्याह, याद रखिए दोस्तों। और जल्दी काम क्यों होना चाहिए, काम अगर आपने विलंब किया लोचा पड़ना उसमें तय है।
इसे किसी शादी ब्याह फिक्स हो जाए तो डिले मत करिए, उसको तुरंत खत्म करिए। ये बात मैंने फिल्मों से सीखी है। फिल्मों में मैंने कई बार देखा है दोस्तों, जब विलेन हीरो को पकड़ता है, हीरो नहीं पकड़ेगा, मारेगा नहीं, पहले डांस करेगा, डांस करेगा, तमाम लोचा करेगा, तब तक हीरो आ जाएगा, मार के भगा देगा उसको। इसे शुभ कामों में कभी विलंब नहीं करना चाहिए, अशुभ कामों में विलंब करना चाहिए। अगली बात, व्हाट डज इट मीन बाय ट्रिब्यूनल्स? ट्रिब्यूनल्स का मतलब क्या है? इसको हटा दें।